मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष हम एक राज व्यवस्था की जुनून सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अति संभावित और अति महत्वपूर्ण अच्छे दर्जे के कुछ सवालों को सम्मिलित करते हैं जिनको हम यहाँ पे व्याख्या सहित बताते हैं। ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है जो आपके रिवीजन में बहुत काम आएगी। अगर आप डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज चाहते हैं, तो आप हमारे गिरिराज क्लासेस के क्लासरूम प्रोग्राम को मौरानीपुर स्वर्गेश्वर मंदिर रोड झांसी में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का लेक्चर नंबर 5 हमसे जुड़ने के लिए इन संपर्क सूत्र पे भी आप फोन कर सकते हैं। तो कल हमने 150 सवाल देख लिए थे और आज सवाल नंबर 151। सवाल नंबर 151, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है। संवैधानिक सरकार क्या है? संवैधानिक सरकार क्या होती है देखते हैं। जो राज्य की सत्ता के हित में, किसकी सत्ता के हित में? राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। एक जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। कभी भी ऐसे सवाल देखें तो एक बात तो तय है, कोई एक सही है, दोनों नहीं है। कोई एक सही है, दोनों नहीं है, क्योंकि दो विरोधाभासी स्टेटमेंट हैं ये, दो विरोधाभासी कथन हैं ये। पहला क्या कह रहा? राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कह रहा है, व्यक्तियों की, हमारी आपकी स्वतंत्रता पर। तो क्या ये लोकतांत्रिक या संवैधानिक सरकार होगी? नहीं, यही बात तो गलत हो गई है। इसका मतलब ये कि दूसरा सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। हाँ, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध किसके लिए? व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु। क्लियर? तो केवल दो। क्लियर? अगला सवाल परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। फिर वही बात, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार, इसका अर्थ क्या है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? ऑप्शन डी, सीमित सरकार। वही इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो सवाल नंबर 151 का कोड नंबर 2 पढ़िए। उसमें पिछले ही वाले सवाल में उसकी पूरी की पूरी व्याख्या दी गई है। क्या? व्यक्तियों के हित में सरकारों पर प्रतिबंध, उसी को कहते हैं आसान भाषा में सीमित सरकार। क्लियर? अगला सवाल, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? किसकी? स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। किस संदर्भ में? राज्य व्यवस्था के। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। बताइए, मैंने क्लास में जब आपको मूल अधिकार लिखाना शुरू किए थे, उन मूल अधिकारों में जब मैंने अधिकार की डेफिनेशन लिखाई थी तो यही डेफिनेशन लिखाई थी सबसे पहले, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर, ऑप्शन डी। अगर आपने हमारे क्लास पढ़ी है तो आप इन सवालों का आसानी से कर पा रहे होंगे, और अगर आपने कहीं और से पढ़ा है और इस लेवल के आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप या तो मास्टर बदल दीजिए या तो अपना उद्देश्य बदल दीजिए सरकारी नौकरी पाने का। अब वो जमाने गए कि गोलू से सवाल बता दिए और आपने कहा वाह, ईगो तो सेटिस्फाई होगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। जानबूझ के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, क्या कि सिंपल सा पेपर बनाएंगी जिसमें आपके नंबर आ जाएंगे कांस्टेबल में 300 में 230, 240। जब मेन पेपर आता है तो आपके नंबर आते हैं 160। क्यों? उन कोचिंग वालों को क्या करना है? आपका ईगो सेटिस्फाई, आपको भरोसा हो कि आपने बताओ 1 महीने में 230 नंबर ले आए, वाह। और आपको जानबूझ के कहेंगे इतना सैंपल साइज, उतना सैंपल साइज, 2 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का, और आपको धीमे धीमे यकीन हो जाएगा। आपके नंबर आएंगे 198, वो कहेंगे 4 लाख लोगों का सैंपल साइज था जिसमें कट ऑफ 205 गई, आप पढ़ गए केवल 7 नंबर कम है। जब आप असल में पेपर देख के आते हो तब तो कहते हैं नंबर तो केवल 150 आए,
ये 50-60 नंबर क्यों कम हो गए? क्यों? क्योंकि जो मेन पेपर ले रहे हैं उन्हें आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं करना, उन्हें भर्ती करनी है, जबकि कोचिंग वालों को एक आपका ईगो सेटिस्फाई करना है। हम डीप पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हम ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। वो जमाने गए कि आपने भारत का पहला प्रधानमंत्री और 1526 का युद्ध या 1761 का बता दो, आपको लगा आपको सब आता है। ऐसे नहीं होता है। अगर आप विधिवत ज्ञान चाहते हैं तो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल, और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दूं। अभी परसों दिल्ली SI CPO का रिजल्ट आया। हमारा ही एक छात्र रूप सिंह भाटी सिलेक्ट हुआ है। उस व्यक्ति को हमने पॉलिटी भी पढ़ाई है, ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ करंट अफेयर भी पढ़ाई है। बड़े बड़े एग्जामों में हमारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। बाकी आप पंचवर्षीय योजना के तहत 200-500 रुपए में किसी भी कोचिंग में 10-5 लेक्चर पढ़ के ईगो सेटिस्फाई रख सकते हैं। 10 क्लास में पॉलिटी नहीं होता है। मैंने MSc पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से कर रखा है। पागल नहीं हम लोग के 2-2 साल पॉलिटी पढ़ते हैं। PSIR ऑप्शनल 8-8, 10-10 महीने में होता है। और लक्ष्मीकांत की किताब किसी ने देखी हो तो समझ जाएगा। 10 क्लास में मूर्ख तो बनाया जा सकता है, ऐसा ही नहीं बनाया जा सकता है, ना कांस्टेबल बनाया जा सकता है। क्लियर? अगला सवाल, हाँ, आप अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए 10 क्लास पढ़ के खुश रह सकते हैं। पंचवर्षीय योजना में फंसे रहिए, सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें समानता के होने का निहितार्थ, समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव या विचारधारा का अभाव। क्या है इसका आंसर? विशेषाधिकारों का अभाव। जब विशेषाधिकार नहीं होंगे मतलब सभी समान है, सभी समान है। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था को केंद्रीयता से संघवाद की ओर, इसकी मतलब पहले सारी ताकत किसके पास थी? लगभग सेंटर के पास। फिर यहां से किसके, राज्य के पास भी कुछ ताकत जाने लगी। किसके पास? राज्य के पास। ऐसा किस दशक में शुरू हुआ? ऐसा किस दशक में शुरू हुआ? किस दशक में? 1980 के दशक में। 1980 के। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जो पहले केंद्र में थी पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया था। पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया था। अब इसका उल्टा सवाल ही पूछ सकता है, क्या निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदनात्मक व्यवस्था संघवाद से केंद्रता की ओर खिसकी? तो फिर उसका आंसर हो जाएगा 2014। जैसे आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट सब कुछ लगभग केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 एग्जाम, ये सब ले लिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी मिस्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में करंट अफेयर में आ सकता है। क्लियर? 8 सदस्य कुल, कितने सदस्य? 8। भारत की संविधान, अगला सवाल 156, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया दोस्त? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, केवल इतनी सी बात है, एक तारीख है जो आपको याद रखनी होगी, 24 जनवरी 1950। क्लियर? अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, अब क्या पूछा है? चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? कब से राजकीय चिन्ह? राजकीय चिन्ह गुरु कब से? 26 जनवरी 1950। और क्या है? अशोकन पिलर। अशोकन पिलर, अशोक का स्तंभ, सारनाथ से जो लिया गया है। क्लियर? सारनाथ से जो लिया गया अशोकन पिलर, अशोका का स्तंभ वही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? अब क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। इसका आंसर 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 3 सवाल एक साथ याद रखिएगा। इसका आंसर अगर पूछे ध्वज तो 22 जुलाई 1947। अगर पूछे चिन्ह तो क्या याद रखेंगे? 26 जनवरी 1950। और अगर आपसे पूछे जन गण मन माने राष्ट्रगान तो क्या याद रखेंगे? 26 जनवरी 1950। क्लियर है? ये तीनों सवाल क्लियर है? अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु गुरु,
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अगर बाघ नहीं मिलेगा तो पैंथेरा टिग्रिस मिलेगा, पैंथेरा टिग्रिस मिलेगा। जूलॉजिकल नेम मिल सकता है। ऐसा ना हो कि आप वहां पहुंचे, आपने कहा हमें तो पता है राष्ट्रीय पशु क्या होता है, आप वहां गए, वहां तो आपको टाइगर लिखा ना मिला, पैंथेरा टिग्रिस मिला, आपने कहा ये क्या हो गया, ये क्या जुल्म है हमारे साथ। उस दिन जुल्म ना हो पाए, इसीलिए ये भी याद रखें कि इसका जूलॉजी। एक बार ऐसा हुआ है, एक इम्तिहान में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल, लड़कों ने पढ़ा वेरी गुड, ये तो आता है। वहां पे ऑप्शन में लोटस लिखा नहीं था, लोटस का बॉटनिकल नेम लिखा था निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। क्लियर? तो आप उस दिन ना फंसे, इस बात को याद रखें कि बाघ का जूलॉजिकल नेम पैंथेरा टिग्रिस। कैट फैमिली का होता है, किस फैमिली का? कैट फैमिली। किस फैमिली? कैट फैमिली। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प सूरजमुखी है क्या? कमल है क्या? गुलाब है क्या? गेंदा। क्या है? कमल। कमल को निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। ये किसका है? बॉटनिकल नाम। ये क्या इसका? बॉटनिकल नाम। क्लियर? या लोटस लिख के आएगा या निलंबो न्यूसीफेरा लिख के आएगा। क्लियर? अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ गया इस बार। राष्ट्रीय पक्षी गुरु मोर। मोर नहीं लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? पावो। क्या लिख के आएगा? पावो। क्या लिख के आएगा? पावो। इसका ऑप्शन सी। क्लियर? अगला सवाल, अगला हमसे क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र, क्या? चक्र। कितने इसमें? 24। कितनी तीलियां? 24। कितनी तीलियां? 24। किस चीज का यह प्रतीक है? न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का। किसका? जस्टिस का। किसका? जस्टिस का, न्याय का। अगला सवाल, ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है। जिस दिन इम्तिहान हो जाएगा मैं आपको इन्हीं क्लासों में से सवाल निकाल के दिखाऊंगा, और अपना आता हुआ सवाल गलत करने के बाद या इनको ठीक से ना पढ़ने के बाद नहीं होते हुए सिलेक्शन पे पछताने से कहीं बेहतर है कि इन्हें ठीक से पढ़ लेना, देख लेना। क्लियर? राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। देखते हैं क्या कह रहा है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक और दो। क्या सही पूछा है? क्या दोनों सही है? नहीं। विक्रम संवत से नहीं बल्कि शक संवत से। किससे? शक संवत से। किससे? शक संवत से लिया गया है। शक संवत याद आ रहा है 78 BC, जबकि विक्रम संवत याद आता है 58 AD। दोनों के बीच में 135 वर्षों का गैप। याद है, मैंने इतिहास में क्लास में बात बताई है। जबकि भारत सरकार ने 22 जनवरी 1950 नहीं, इसकी तारीख है 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। क्लियर करे दे रहा हूं, दोबारा लिख लीजिएगा साथ में। 22 मार्च 1957 से हमने शक संवत अपनाया। शक संवत कौन सा? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी वाला नहीं, वो चैत्र वाला। कौन सा? चैत्र वाला। कौन सा? चैत्र वाला। तो यहाँ क्या गलत है? विक्रम। इसमें क्या आना चाहिए था? शक संवत। क्या आना चाहिए था? शक संवत। जबकि यहाँ पे तारीख 22/3/1957। क्या है इसका? डी। 22/3/1957 क्या है? डी। क्लियर? अगला सवाल, संविधान में हमारे राष्ट्र को उल्लेख किन नामों से किया गया? भारत में क्या लिखा है? संविधान में नाम भारत तथा इंडिया लिखा है क्या? केवल भारत लिखा है क्या? हिंदुस्तान लिखा है क्या? इंडिया या भारत? हिंदुस्तान और इंडिया। हिंदुस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान केवल एक दिमागी एंटिटी है। संविधान में हिंदुस्तान जैसा कुछ नहीं लिखा। तो ये दो तो बाहर हो गए, ये दो तो बाहर हो गए। ठीक। अब अगला, केवल भारत है, केवल भारत और इंडिया। ए, भारत और इंडिया। ये क्यों महत्वपूर्ण सवाल हो गया? क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन के विरुद्ध जो चुनाव लड़ रहा है वो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और आप उस गठबंधन का पूछ सकते हैं कि गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। उससे आपका फुल फॉर्म पूछ लेंगे क्या है? इंडियन नेशनल
डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, इसे अंग्रेजी में ही याद रखिए, अंग्रेजी में फुल फॉर्म अलायंस। क्लियर? चूंकि बहुत ज्यादा भी विवाद का विषय बना तो इसलिए आपके करंट अफेयर में आ सकता है कि इंडिया का जो फुल फॉर्म इंडिया गठबंधन ने दिया है वो क्या है, ये है, वो ये है। हालांकि संवैधानिक रूप से देखेंगे तो भारत तथा इंडिया दोनों नाम कहां लिखे, अनुच्छेद 1 में। कहां लिखे, अनुच्छेद 1 में। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद में आप देखिए, आपको लगेगा कि ये जैसे पिछले सवाल में आप देखिए, आपको लगेगा कि सवाल कैसे आया है, बेसिक करंट से। बेसिक पूछता है, हमेशा बेसिक पूछता है। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक बात याद रखिएगा, बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे कोई खाकी बैच ले लेना, वर्दी ले लेना, अंतिम प्रहार ले लेना, ब्रह्मास्त्र ले लेना, जो चाहे सो ले लेना। अगर बेसिक खराब है, मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं, जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं वो 4 माले की बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर उसके नीचे का बेस अच्छा नहीं बना होगा ना तो जरा सी हवा की फुहार आएगी और आप गिर जाएंगे और बिल्डिंग थरथरा के गिर जाएगी। तो आपका बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आप बिना बेस के इस भरोसे पढ़ रहे हैं कि फलाने मास्टर ने सिंपल पेपर बना के आपका ईगो सेटिस्फाई करा दिया, तो पंचवर्षीय योजना में फंसे रहिए, किसी लाइब्रेरी में समय गवाते रहिए और जब वक्त निकल जाए तो गाली खाइएगा समाज की। समाज घर में किसी को इज्जत नहीं देता है, ना घर वाले देते हैं अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है इज्जत तभी, और नौकरी तब होगी जब आपको विधिवत नॉलेज होगा। छिछला ज्ञान का जमाना गया, उथला ज्ञान का जमाना गया। वो तो गांव का मंगरू खेत में काम करता हुआ मजदूर भी आपको बता देगा भारत का पहला प्रधानमंत्री। आपस में कोई अंतर नहीं है। और अगर आप ये सवाल नहीं कर पा रहे, आपने कहीं से भी पढ़ा और ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बेस खराब है और आपके तार हिले हुए हैं। तार ठीक करने के लिए, बेस ठीक करने के लिए आप विधिवत पॉलिटी पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ की स्टूडेंट ने पढ़ी है, उनको आता है। 200-500 रुपए में आप कहीं भी पढ़ते रहे, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। प्रथम अनुच्छेद भारत राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। आर्टिकल 1 राज्यों का यूनियन। डी राज्यों का। अच्छा, राज्यों का यूनियन का मतलब क्या है? मतलब आसान भाषा में बता देता हूं मैं। आसान भाषा में क्या है कि जितने भी भारत में राज्य हैं उन्हें केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने भारत नहीं बनाया है। भारत की केंद्र ने राज्य बनाए हैं। इस बात को समझ रहे हो? इसमें एक बात अंतर्निहित है कि कल के दिन कोई राज्य चाहे और भारत से कहें कि हम तो जा रहे भारत छोड़ के, ये संभव नहीं है। तमिलनाडु कहे, बंगाल कहे, गुजरात कहे, कश्मीर कहे हम तो चले दूसरे देश में मिलने, तो मोदी जी क्या कहेंगे? आओ कभी हवेली पे, फिर बताते हैं कौन कहां जा रहा है। और सेना भेज देंगे, और चाहे ममता बनर्जी हो उनके प्रति कोई ममता नहीं होगी, और चाहे स्टालिन हो उनके प्रति भी कोई नहीं, और चाहे गुजरात वाले हो और चाहे कश्मीर वाले, तुरंत सबको आजादी मिल जाएगी अगर किसी ने कहा। आप गौर करें, अभी एक व्यक्ति जेल में है, किसने क्या कहा था एनआरसी वाले आंदोलन में कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, आज तक जेल में है। आप भारत में, भारत की सरकार के का तो आप आलोचना कर सकते, भारत के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ नहीं तो कहां जाना पड़ेगा? मोदी जी की हवेली पे। क्लियर? और खतरनाक हवेली है वो, खतरनाक हवेली है मोदी जी की। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? क्या गुरु? नया राज्य। मैंने क्लास में बताए थे, आजकल भारत में 3 जगह नए राज्य बनाने की मांग चल रही है। कहां? एक तो बुंदेलखंड, कहां? एक दूसरा विदर्भ, क्या? और तीसरा बोडोलैंड। कहां? बोडो बताई थी क्लास में बात। बोडोलैंड कहां? असम में। विदर्भ कहां? महाराष्ट्र में। बुंदेलखंड कहां? यूपी प्लस एमपी में। क्लियर? 3 एग्जाम्पल बताए थे और इसी के साथ मैंने बताया था आर्टिकल 3 याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो रिवीजन करते रहें। नहीं
तो इम्तिहान में मुश्किल हो जाएगी साहब। आता हुआ सवाल भी गलत हुआ तो कुछ नहीं होगा। देखो ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में चेक कटेगी, चेक आती है पैसे की, वो कटेगी। और नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो चैत कटेगी, फसल कटती है ना, वही वाली चैत कटेगी। ये आपको तय करना है कि क्या करना है। डीप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके अच्छे से पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर लें और अच्छे से पढ़ें और चेक काटें। और आपको लग रहा है मौज काटनी है, अभी मौज काट लो, बाद में चैत काट लेना, किसने रोका है। क्लियर। अगला सवाल, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। एक राज्य बनाना है तो साधारण। मैंने राज्य बनाने का प्रोसीजर बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम से नोटिफिकेशन आता है, जो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो पार्लियामेंट में रखा जाता है, जो स्टेट के पास जाता है। स्टेट अपनी क्या देता है? अनुशंसाएं, हाँ अथवा ना दे सकता है। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो कोई। वापस जाता है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उसे 1/2 साधारण बहुमत से पास कर देती है। प्रेसिडेंट क्या कर देता है? साइन, और नया राज्य बन जाता है। अंतिम राज्य कौन सा बना था भारत में? 2 जून 2014 को 28वां राज्य बना था। क्या? तेलंगाना। क्या बना था? तेलंगाना। हालांकि बना 29वां था, लेकिन 28वां क्यों हो गया? क्योंकि जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट के जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। कब कर दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? क्लियर। अगला, एक एक तारीख, एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। चाहूं तो मैं सीधा आंसर बता के निकाल दूं, लेकिन नहीं, एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संघात्मक, कल बताया था संघात्मक क्या होता है? व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यही तो बात मैंने भी 1 मिनट पहले कही थी कि अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर आप ये कहेंगे कि हम एक राज्य को भारत से बाहर कर लेंगे, और फिर आप कहेंगे क्या हमें तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? आओ तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं तिहाड़ में। तिहाड़ में फिर क्या मिलेगी? स्वतंत्रता मिलेगी। क्या मिलेगी तिहाड़ में? आराम से कैदियों के बीच में स्वतंत्रता। और वहां पे इतने खतरनाक कैदी रहते, हो सकता है आपको धरती से स्वतंत्र कर दें, बिन कहे धरती से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। क्लियर। आपने देखा होगा पिछले साल एक टिल्लू ताजपुरिया था दिल्ली के तिहाड़ में, उसे स्वतंत्र कर दिया, उसे स्वतंत्र कर दिया गया, उसे स्वतंत्र कर दिया गया। क्लियर। अगला सवाल, तो अब भारत में ऐसा नहीं होता है कि आप अलग होने की वकालत करेंगे और स्वतंत्रता आपको मिलेगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? केवल नीचे कूटों में सही सही खोजना था। केवल कौन सा सही है? ए, दूसरा सही नहीं है। क्लियर। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? कितने राज्य और कितने संघ? कितने राज्य और कितने संघ क्लास में बताया था? 14 और 6। इसकी कहानी याद आ रही है? इसकी कहानी याद आ रही है? याद आ रही है? डीपी धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली अहमद कमेटी। फजल अली अहमद कब बनी है? दिसंबर 1953। रिपोर्ट कब दी है? सितंबर 1956। वो 55, 2 साल में रिपोर्ट आई है। इसमें 2 मेंबर और थे। कौन कौन से 2 मेंबर थे? HN कुंगरू और KM पनीकर। याद आ रहे हैं ये सदस्य? याद आ रहे हैं ये सदस्य? क्लियर। उन्हीं के अनुशंसा पे 7वां संविधान संशोधन के जरिए क्या बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। रिवीजन करते रहे। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आज की डेट में कितने गुरु? कितने हैं? 25/7, 28/7 या 24/6? ना, इनमें से कोई नहीं। कितने हैं? 28/8। कितने हैं? 28/8। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। अगला सवाल, उसका ऑप्शन डी होगा, उसका ऑप्शन डी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुत सारी जगह आपने पढ़ ही लिया होगा। हमारे सवाल देखते समय थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना कितने बन जा रहे हैं आपको, या बस उसने गोलू मोलू टाइप टरका दिया है, कह दिया हाँ हो गया है। ठीक, थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना कितना, और वो चीज नोट्स में लिखी है या नहीं। हम लोगों ने क्लास में 70 से 80 पॉलिटी की क्लास पढ़ाई है, एक एक चीज विधिवत नोट्स में लिखी है हमारे बच्चों के। एक 10 क्लास में पॉलिटी नहीं होती है, 10 क्लास में मूर्ख बनाया जा सकता है, ऐसा ही नहीं बनाया जा सकता। अगर 10 क्लास में ऐसा ही बनती तो दुनिया बन जाती। वही बनता है ऐसा ही कांस्टेबल या दिल्ली में सीपीओ में या कोई भी अच्छे पद पे जो ठीक से नॉलेज जिसके पास होता है, क्लियर, डीप स्टडी करता है। हवाई वाले हवा में उड़ जाते, किसी का कुछ नहीं होता है। और पंचवर्षीय योजना के बाद मास्टरों को गरियाते हैं, सबको गरियाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में इज्जत तो छोड़ो, बेइज्जती मिलने लगती है। तो इसमें सही युग्म 240 एक ए, अंडमान निकोबार, मैंने ट्रिक बताई थी, ए फॉर अंडमान। क्लियर है ये? अगला बी में आ लिख गया है, लक्षद्वीप होना चाहिए गलती से, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। क्लियर, ये भी सही है। ये सी में दमन और दीव, हाँ, प्लस दादर और नागर हवेली भी है। तो क्या ये गलत है? देख लेते हैं, आगे अगला भी चेक कर लेते हैं। डी 240 एक ABCD, पुडुचेरी नहीं है गुरु, पुडुचेरी ई में है। हम जानते थे डी में दादर और नागर हवेली था, जो अब एक हो गए हैं, इसीलिए ये सी में आ गया है। तो तुलनात्मक रूप से ये गलत तो नहीं है, आप समझे इस बात को, ये गलत नहीं है गुरु, गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। इससे तुलनात्मक रूप में ये ज्यादा गलत है। अगर ये यहां पे क्या लिखा होता, ई, क्या लिखा होता, ई, तब फिर इसमें हम ऑप्शन में इसको चुनते, क्योंकि पूरा सही नहीं था। लेकिन तुलनात्मक रूप में चूंकि डी ज्यादा गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी गलत है। यहां क्या होना चाहिए था, ई, पुडुचेरी, पुडुचेरी, मैंने बताया था ऐसे पुडुचेरी लिख के, ई। क्लियर? 240 में लिखा है, हमारे बच्चों को ये याद था और हमारे बच्चों ने पढ़ा है क्लास में से, ठीक। और हमारे बच्चों में भी जिसने भी रिवीजन नहीं किया होगा उसको तकलीफ महसूस हो रही होगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा होगा कि कहो 30 में 2 ही 4 सवाल बन रहे होंगे। तमाम लोगों ने दुनिया सपने आप कुछ भी सजा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में सबसे आसान 2 काम है, एक तो किसी को एडवाइस देना और दूसरा सपने सजाना। क्या लगता है उसमें? कुछ नहीं, बैठ के कपोल कल्पनाएं तो सजानी है। सबसे कठिन काम उन्हीं सपनों को मुकम्मल कर देना, उन्हीं सपनों को। और मुकम्मल ऐसे नहीं होते, मुकम्मल के लिए डीप स्टडी करनी पड़ती है और विधिवत करनी पड़ती है। नहीं तो पंचवर्षीय योजना में फंस जाइए, किसी लाइब्रेरी में घूमते रहिए और अंत में चैत काटिए, जाके अंत में चैत काटिए। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। देखते हैं, द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। ये बात क्या ज्योग्राफी में पढ़ी हमने? हाँ पढ़ी तो है, याद आ रहा है ज्योग्राफी में जब पढ़ा था। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन से गोवा से अलग कर दिया गया था। कौन से 56वें से किया था? हाँ, हमने संविधानिक संशोधन में पढ़ा था। 55वां कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। 53वां कौन सा था? मिजोरम। याद आ रहा है सब। दादर और नागर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी याद आया? जब हमने इतिहास पढ़ा था तो इतिहास में क्या पढ़ा था? फ्रांसीसी नहीं गुरु, पुर्तगाल। पुर्तगाल औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। तो गलत क्या हो गया है? डी। गलत क्या हो गया है? डी। क्लास में हमने पुर्तगाल पढ़ा था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। किस पठार पे है? आइबेरियन पठार पे। एक यहां से बहुत फेमस जलडमरू गुजरता है, स्ट्रेट गुजरता है, क्या नाम है उसका? जिब्राल्टर। क्या है? जिब्राल्टर, जो कि किस किस को जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी। याद आ रही है सब बातें? याद आ रही हैं? नहीं आ रही तो रिवीजन करें, पढ़ाया मैंने क्लास में, पढ़ाया है क्लास में। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था।
सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 30, 32, 35, 42। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो क्लास में 36 लिखाया है। अब आप थोड़ा पीछे एक पन्ना पलट के पढ़ना। मैंने ये लिखाया था कि हाँ 36 बार ठीक है, लेकिन पहले 35वां संविधान संशोधन डाला गया था 1974 में, जिसके जरिए 2A में जोड़ा था। ये 2A याद आ रहा है? 35वां संविधान संशोधन में 2A में जोड़ा था 1974 में। लिखाया है मैंने। उसके बाद इसको खारिज करके 36वां संविधान संशोधन से पूर्ण भारत में पूर्ण रूप से मिला लिया गया था 1975 में। 1975 में। तो अगर ऑप्शन में 36 होता तो हम 36 को क्या देते? प्राथमिकता। चूंकि 36 नहीं है और चूंकि नन ऑफ देम भी, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हमें मजबूरीवश 35वां संविधान संशोधन चुनना पड़ेगा। क्या है इसका आंसर? 35वां संविधान संशोधन। क्लियर? अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। गोवा कब बना गुरु? गोवा कब बना? 1987 लिखाया है मैंने। 2 और राज्य बने थे, कमेंट में बनाए गोवा के साथ, लिखाया है मैंने। तेलंगाना 2014, तारीख 2 जून। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। और हरियाणा कब बना? 1966। याद आ रहा है? पंजाब हरियाणा लगे हुए थे जिनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ हुई थी। याद आ रहा है? तो लगा लीजिए, क्या लग जाएगा? 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी। कमेंट में बताएं सबसे पहला राज्य भारत में कौन बना था? याद आ रहा है? आ रहा होगा। हमने आंध्र प्रदेश पढ़ा है 1953 में, जब पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिन का अनशन किया था और भाषाई आधार पर राज्य की मांग की थी और उनका इंतकाल हो गया था, उनका निधन हो गया था सरकार दबाव में आने के कारण से। पहला आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या बनी थी? करनूल बनी थी। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो रिवीजन करें। लिखाया है सब मैंने क्लास में, विधिवत लिखाया है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण, अच्छा बेचारे वो जो जिन्होंने 10 क्लास में पॉलिटी निपटा ली है वो उनकी मजबूरी है, वो रिवीजन कहां से करें? उनको तो पढ़ाया भी नहीं गया होगा। 240 पढ़ाया है ना, और कह दिया गया होगा बस बेटा इतना ही आता है। अरे मास्टर को नहीं आता इसका मतलब ये नहीं होता कि पेपर में भी नहीं आता है। पेपर में तो आता है, मास्टर को आता हो या ना आता हो। मास्टर ने नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछ सकता है, वो तो पूछेगा। क्लियर? नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? संपूर्ण राज्य का दर्जा किस में प्राप्त हुआ? नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, हरियाणा। नागालैंड कब बना? 1963। हरियाणा 1966। सब लिखाए थे मैंने। अरुणाचल 1987 और सिक्किम 1975। लगा लो क्या बैठेगा सबसे पहले बैठेगा नागालैंड का ही सबसे आगे। हाँ 2 जगह है नागालैंड। फिर क्या बैठेगा? फिर बैठेगा हरियाणा का ही हरियाणा, उसके बाद हाँ है हरियाणा है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल है। ऑप्शन बी बैठ जाएगा। ऑप्शन बी। साथ साथ लिखते चलिएगा एक्सप्लेनेशन। क्लियर? अच्छी पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो गिरिराज क्लासेस आ सकते हैं, और पंचवर्षीय योजना में यहां वहां घूमना है तो घूमिए, किसी ने किसी को रोका नहीं है। ठीक, सिलेक्शन लेना है। अभी 4 दिन पहले हमारा लड़का दिल्ली में ऐसा ही हुआ है सीपीओ के एग्जाम में। क्लियर? और जिन लोगों ने एग्जाम दिए वो जानते हैं अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, फर्जी एग्जाम नहीं होता, हर व्यक्ति क्वालिफाई नहीं कर पाता है। क्लियर? और गला काट प्रतियोगिता में 1-1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग 1-1, 2 नंबरों से बार बार फेल हुए हैं ये बात का एहसास जानते हैं कि 1-1 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? बाकी मर्जी आपकी है, आपको चैत काटनी है कि चैत काटनी है। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में बताया। किसमें? आरोही, बढ़ता हुआ क्रम व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। याद आ रहा है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नागालैंड की राजधानी मिस कर रहा हूं मैं शायद।
नागालैंड की राजधानी दिमाग से मिस कर रहा हूं। सिक्किम, गैंगटॉक और मेघालय शिलोंग। नागालैंड की मिस, नागालैंड अगरतला है क्या, मिस कर रहा हूं दिमाग से, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तीन है कहीं, हाँ गुरु एक ही में, अच्छा बढ़ते हुए है मैं, हाँ 3 1 4 2 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप मिस कर जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा? बढ़ता हुआ क्रम महाराष्ट्र 60, राजस्थान 58, हरियाणा 66। हरियाणा तो ये अच्छा इसमें 3 ही राज्य, तो ये सबसे पहले आएगा राजस्थान, मतलब राजस्थान, हाँ ये है राजस्थान 58, महाराष्ट्र 60, महाराष्ट्र गुजरात अलग हुआ था, और हरियाणा 66 जिसमें पंजाब साथ में बना था, याद आ रहा है, पंजाब से अलग होके। क्लियर? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? अभी तो मैंने बताया गुरु, 1953 में पहले आंध्रा बना, इसके बाद 1953 में एक कमेटी बनी, कमेटी ने 1955 में रिपोर्ट दी। कमेटी फजल अली अहमद कमेटी कहते हैं, इसमें 2 सदस्य और थे, के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंगरू और इन्होंने रिपोर्ट दी, और 1956 में 7वां संविधान संशोधन से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो कब बने? 1956। कब हुए? 1956 संविधान संशोधन 7। क्लियर है? ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, बाद में ना कहिएगा कि बताया नहीं, सवाल आ जाए तो। मैंने बताया था। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य? 1 मिनट पहले बताया, तुरंत जान गए होंगे, आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953, अक्टूबर 1953, राजधानी कर्नूल। अभी क्या है इसकी राजधानी? अभी भी हैदराबाद ही है, क्योंकि 10 साल के लिए हैदराबाद कही गई थी। क्लियर? यहां पे किसकी सरकार है? वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। क्लियर? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, फिर वही सवाल, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है गुरु? अब मेरे पहले आपने बता दिया होगा। क्लियर? और हमने इस प्रकार अति महत्वपूर्ण 30 सवालों की श्रृंखला देखी है जुनून सीरीज के तहत। आपके लिए हम ऐसी ही अति महत्वपूर्ण सवाल लाते रहेंगे। जब इम्तिहान आपका होगा तो हम इन्हीं सवालों में से और अपने एक्सप्लेनेशन में से आया हुआ सवाल आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।